हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर को 10वीं कक्षा के मैथ के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इस चैप्टर में हम कुछ परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहली परिभाषा आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आपको पढ़ा होगा, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है, 1 2 3 4 5 आगे तक जाती रहती है, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश 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 आदि प्राकृतिक संख्याओं को हम किसके द्वारा, कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो और मिला दें, अगर प्राकृतिक संख्याओं को जीरो से स्टार्ट कर दें तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहलाएगी। जैसे पूर्ण संख्याएं होल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W द्वारा निरूपित करते हैं। अब तीसरी परिभाषा आती है पूर्णांक अर्थात इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है? यदि पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव मान, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव मान और मिला दिया जाए तो वो पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहलाती है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, नेगेटिव अंक और मिला दिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाती है और इनको जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में देखिए, जो जीरो से बड़े होते हैं अर्थात पॉजिटिव नंबर होते हैं, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 चल के आगे तक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो जीरो से छोटे अर्थात नेगेटिव अंक, ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए, जीरो यानी शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात जीरो को हम न तो धनात्मक पूर्णांक में गिनते हैं और न ही ऋणात्मक पूर्णांक में गिनते हैं। अब आगे आती है 4 नंबर पे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अर्थात वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, तथा Q क्या नहीं होता? शून्य के बराबर नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल 3/4, 3/4 का एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे P तो 3 है और Q 4 है, Q जीरो के बराबर नहीं है और 3 और 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है। ऐसे ही 7/5 भी एक परिमेय संख्या है। नोट, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। क्या? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। कैसे? यदि 4 है तो 4 को हम क्या लिखेंगे? 4/1। अब यहाँ पे 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है और 1 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। और 4 और ये PQ है 1, तो Q डज नॉट इक्वल जीरो, तो इसे हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, अर्थात सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, पाई etc क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जा सके। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, पाई तो क्या है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये क्या है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 क्या है? पूर्णांक, और नीचे 7 है वो भी क्या है कि पूर्णांक है। और यहाँ पे Q का मान कितना है? 7 है, जो
जीरो के बराबर नहीं है। तो 22/7 को क्या बोलते हैं हमें, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पाई का पूर्ण मान नहीं होता 22/7। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब इन जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। अर्थात वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। वास्तविक संख्या किसका, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलो पहले हम प्रमेयिका के बारे में पढ़ते हैं। प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लेमा बोलते हैं। तो प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे क्या एक अन्य कथन को सिद्ध करने के प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है। हम देखते हैं 21 और 5 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और 21 क्या है, 5 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, 21 में 5 का भाग देते हैं, तो भाग 4 बार जाता है और शेष कितना बचता है, 1 बचता है। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 प्लस 1, अर्थात 5 और 20 और 1 21, अर्थात 5 गुणा 4 प्लस 1। यहाँ पे देखो शेष फल हमेशा 0 से तो बड़ा होता है और भाजक के साथ 5 देर का इससे छोटा होता है, अर्थात शेष हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। 0 शेष से छोटी या बराबर रहेगी, शेष भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं, अर्थात नए तरीके से बना रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, इसमें ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक, तो ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ए बड़ा है तो ए में बी का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे क्यू बार माना, क्यू बार क्या गया, भाग गया, और शेषफल कितना बचा, यहाँ पे आर बचा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर 5 गुणा 4 प्लस 1 क्या था, तो इधर देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा क्यू प्लस शेषफल, अर्थात बी गुणा क्यू प्लस आर, और शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, अर्थात आर 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे एक कथन प्राप्त हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। तो यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अर्थात यूनिक नंबर पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से छोटी या बराबर है और आर बी से छोटा है। अब हम आगे पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एल्गोरिथम शब्द का अर्थ समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है कि एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने के लिए, अगर कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए अपनाई गई विधि के जो स्टेप्स अर्थात चरण हैं, अपनाई गई विधि के स्टेप्स या चरण क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो पूर्णांक संख्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में दो धनात्मक संख्याओं के HCF अर्थात जिन्हें हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं के HCF निकालने के चरण ही क्या कहलाते हैं, स्टेप्स क्या कहलाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाते हैं। और इस एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग
करेंगे। अब हमने देखो दो धनात्मक पूर्णांक लिए सी और डी। तो सी क्या है, यहाँ पे डी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखते सी बड़ा है तो सी को डी से डिवाइड करेंगे तो हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर मिलेगी। तो हम यहाँ से देखते हैं यूक्लिड परिमेय से सी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का फर्स्ट चरण है। यहाँ से देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए सी और डी। सी क्या है, बड़ा है, ऐसे भी याद करने के लिए चरण फर्स्ट कह लेंगे। चरण फर्स्ट लेंगे सी और डी के यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करेंगे, जहाँ सी बराबर टी क्यू अपॉन डी क्यू प्लस आर और जीरो आर क्या होगा, जीरो से बराबर या बड़ा और डी से छोटा होगा। अब हम यहाँ पे इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आता है अर्थात शेषफल जीरो आता है तो यहाँ पे भाजक जो है डी इसका HCF होगा। अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो हम आगे और यूक्लिड परिमेय का लगाएंगे। ये इसका दूसरा चरण है। यदि आर जीरो तो डी और सी का HCF है, और यदि आर शून्य बराबर नहीं है तो डी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अगर आर बराबर जीरो नहीं है तो हम फिर इसी स्टेज पे दोबारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे और डी में आर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अलग भाजक आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर फिर से जीरो नहीं आता है तो हम आगे यह चरण चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक क्या होता है, शेषफल प्राप्त नहीं हो जाए, अर्थात वांछित HCF प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखा गया है, परंतु इसे हम जीरो के छोड़कर लागू कर सकते हैं। वैसे तो हम धनात्मक ऋणात्मक दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए हमारे सिलेबस से अभी बाहर है, तो हम धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू करेंगे। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के लिए केवल धनात्मक पूर्णांकों का ही यूज करेंगे। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, 4052 और 12500 चित्र का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 4052 और 12500 चित्र का HCF निकालते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 12500 चित्र 4052 से बड़ा है, तो 12500 क्षेत्र में 4052 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, तो यहाँ पे शेष 420 बचता है। यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं बचता है, तो इसलिए हम वापस 4052 में 420 का भाग देंगे, तो यहाँ पे शेषफल 272 बचता है। अभी भी शेषफल जीरो नहीं बचा, इसलिए हम 420 में 272 का डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी यहाँ से 272 एक बार जाएगा तो ये 148 बचेगा। 148 यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए आगे चलते रहेंगे हम जब तक शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग को जीरो प्राप्त हुआ है। इनके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, के चरण लिखेंगे। तो फर्स्ट चरण है 12500 क्षेत्र का 4052 को 3 से गुणा किया प्लस 420 जोड़ा, तब भी अपने पास R इक्वल 0 नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 4052 में 420 का 9 से गुणा किया और 272 जोड़ने पर भी R इक्वल टू 0 नहीं आया। तीसरी चरण यह, इसमें 272 को 1 से गुणा किया प्लस 148 शेष बचा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी R बराबर 0 नहीं आया। चौथा चरण है 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस में 124, इसमें R बराबर 0 नहीं आया था। पाँचवा चरण है 148 बराबर 124 गुणा 1, हमारे को ये चरण यहाँ से लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 124 गुणा 1 प्लस 124 बराबर, इसमें भी 0 नहीं आया था। अब 124 में क्या हुआ, 24 गुणा 5
प्लस 4 करना पड़ा था। अब यहाँ पे 24 बचा, तो ये 24 बराबर क्या होगा 4 गुणा 6। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अगर आपके पास शेषफल 0 आ गया तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, शेषफल 0 आती ही समाप्त हो जाती है। और जहाँ पे जिस चीज़ पे 0 आता है, जैसे 4 का भाग देने पे 0 आया है, तो ये क्या हो जाएगा अपना HCF हो जाएगा। तो 4052 और 12576 का शेष HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो फ्रेंड्स यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया हमें, तो इसलिए प्रक्रिया क्या हो गई समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाज्य क्या है 4 है, तो इसलिए 4052 और 12576 का HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।